हर महादेव, जय श्री राम। अभिषेक तिवारी शो में आपका स्वागत है। बस एक मिनट, आ ही रहा हूँ। देखिए, ये अभिषेक तिवारी ने जो है ये एक गिमिक प्लान किया है इस वीडियो को पॉपुलर कराने के लिए कि आप मेरे शो पे आए और मुझे हेलो करें। ऐसे मैं बताऊँ, एक बार मैंने संजय जी के शो पे किया था, हाँ, द जयपुर डायलॉग पे, तो उसमें मैंने कहा था कि अब मैं करूंगा नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। तो सब लोग चौंक गए। मैंने कहा कि अब आज हम संजय जी से सवाल पूछने वाले हैं, इसलिए होस्ट हम करने वाले हैं। नहीं, सवाल तो बताइए, आप दोनों एक दूसरे से जयपुर में आज हमारी मुलाकात हुई है। वैसे तो हम 2 दिन से साथ हैं, लेकिन वीडियो आज पहली बार बना रहे हैं। वीडियो टाइम नहीं मिला, राउंड टेबल और अलग अलग सेशन थे। लेकिन सर, शत्रुबोध कार्यक्रम हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन था, जब ये सब कुछ चल रहा था, कि पहले भाजपा तो अपने शत्रुओं को पहचान ले, जिनको जगह 2014 के पहले सोनिया माता जिनके लिए थी, वो अचानक से राष्ट्रवाद की जो बात करने लगे हैं। और भाजपा का विचार का जो कोर पत्रकार था, जो भाजपा के लिए विषम परिस्थितियों में जब सरकार में वो नहीं थे तब खड़ा रहा, वो अब कहीं साइड लाइन हो गए और चरण चाटुकार बढ़ते 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 इतना आगे चले गए कि पिछले यूपी इलेक्शन में तो मैंने सुना कुछ सीटों पे भी ठीक ठाक दलाली हो गई थी। देखिए, क्या है, आप जो कहना चाह रहे हैं, आपको याद होगा कि राउंड टेबल वाला जो सेशन था, प्रदीप भंडारी को हमने इसी मामले में ग्रिल किया था खूब, है ना। तो प्रदीप भंडारी जो है बाद में मेरे से ये कह रहे थे कि यार, हम जब भी किसी उसमें जाते हैं तो मीडिया वाले यार हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि आप लोग क्या करते रहते हैं, वो आप लोग क्या कर रहे हो। नहीं, मैंने कहा उनसे कि देखिए, आप लोगों से उम्मीद है, इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं। हाँ, सही बात। आप हमारे बीच से वहां पर गए हैं। देखिए, जिस दौर की आपने बात की 2014 से पहले वाले, उनमें से मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो जो अब जनरेशन हमारे सामने जो मीडिया में एक्टिव रही है, मैं उस जनरेशन की बात करूँ पिछले 10-11 साल, बिल्कुल, है ना। तभी से ये गोदी मीडिया और ये सारा नैरेटिव चलना शुरू हुआ। तो पहले वाले कौन थे ऐसे जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया? देखिए, जब ऊपरी लेवल से सेटिंग होके आती है ना, तो मामले ऊपरी लेवल पर ही नहीं पड़ जाते। आपका चैनल है, इसलिए मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष चंद्रा इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है। सुभाष चंद्रा ने पूरा तन मन धन से सपोर्ट किया था मोदी जी को, ठीक है। राहुल गांधी आज कहते रहते हैं कि साहब, अडानी के जहाज में मोदी जी घुमा करते थे। तो कोई बात नहीं है, जहाज किसी का भी ले सकते हो आप, इंडिगो वाले का ले लो, या वो जो संजय सिंह है, वो उनका स्पाइस जेट है, किसी का भी ले लो आप। तो मिल तो गया सुधीर चौधरी को रिवार्ड उसका। हाँ, नहीं, सुधीर चौधरी पे भी आएंगे। बात ये है कि जब ऊपरी लेवल पर आप सेटिंग कर लेंगे और निचले लेवल वालों को कुछ पता नहीं होता ऑफिस में कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर एकदम से जब आपको लगता है कि मैंने तो इस आदमी को इस उम्मीद के साथ सपोर्ट किया था, और वो उम्मीद जब उनकी पूरी नहीं होती तो उनके कैरेक्टर बदल जाते हैं। बदले भी हैं, लेकिन उन लोगों को पहचानता नहीं है कोई अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। सुभाष चंद्रा वाला तो ये था मामला कि सुभाष चंद्रा को एक बार जब राज्यसभा जाने का मौका मिला, पहली बार हरियाणा से शायद, जिसमें वो इंक वाली कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसमें वो दूसरे पेन यूज किए गए थे, क्रॉस वोटिंग हुआ था उसमें। तो उस समय हुआ क्या था, आप याद कीजिए जरा। उस समय सुभाष चंद्रा को इतना पैसा ही खर्च करना पड़ा था वो चुनाव जीतने के लिए, और सुभाष चंद्रा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे जैसे मनोनीत वाली कैटेगरी होती है, सेफ वाला, मुझे वो दिया जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सुभाष चंद्रा ने सपोर्ट किया था इन्हें अनकंडीशनल, ये तो कहा नहीं होगा कि आप मोदी जी, आपको मैं सपोर्ट करूंगा तो आप मुझे राज्यसभा का एमपी बनाना। ये तो शायद मोदी जी ने सोचा होगा कि आपको हम कृतार्थ कर देते हैं, लेकिन आप उन्हें टफ कंडीशन दे रहे हैं कि आप जाइए, खूब जम करके पैसा खर्च कीजिए, मैनेज करके आइए, तब राज्यसभा में आइए। पहली बार तो वो आ गए थे। इस बार भी उन्हें राजस्थान में ऐसा चैलेंज दिया जा रहा था, अभी 2-3 साल पहले जब चुनाव हुए थे राजस्थान के, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, इतना पैसा क्यों नहीं भाई, वो आप ही बताए कि आपको जब वो उन्होंने सपोर्ट किया आपके समय में, जब आपको स्थापित करने में हेल्प की, जब 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हूँ, तो मैं सीधे एमपी बनूंगा टिकट लेके ही। विजय माल्या नहीं बन गया था कि जेडीयू से? वही तो वो तो अगर उन्हें ऐसे ही बनना है तो वो किसी से भी चले जाएंगे, सपा वाले भी दे देंगे। शरद पवार तो इसमें बहुत मशहूर हैं इस काम को करवाने में, उनके से चले जाएंगे, वो किसी भी पार्टी से जा सकते हैं। तो बात ये होती है कि आप जो बिजनेस है, अगर आप बिजनेस लेवल पे कोई चीज डील करते हैं किसी के साथ, तो उसमें तो गिव एंड टेक होता है, वो वन साइडेड नहीं हो सकता। लेकिन अब जो उसका दूसरा हिस्सा है, आज जो नैरेटिव चला है कि राष्ट्रवादी मीडिया में जो यूट्यूबर्स हैं स्पेशली, जैसे आप इतने यूट्यूबर्स ही राष्ट्रवादी हैं। आपके चैनल पे कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चैनल वाले हैं ना,
जैसे ही सरकार बदलेगी ये सारे बदल जाएंगे। यही इनके मेरा चरित्र। पॉइंट था, यही मेरा पॉइंट था। जैसे आप इतने वर्षों के आपका पत्रकारिता का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो क्या दबाव था जो आपको वापस उस लाइन में जाने से रोका और बोला कि नहीं, मैं अपनी बात जैसे कहना चाहता हूँ वैसे कहूंगा, मैं यूट्यूब पे आके करूंगा। हर सर के लिए मार्ग तो खुले ही थे, कहीं भी चले जाते नहीं, मैं तो ऑलरेडी जब मैंने हाँ। यूट्यूब चैनल शुरू किया अभिषेक जी, तो मैं तो ऑलरेडी एक बड़े मीडिया हाउस में काम हाँ, कर रहा बिल्कुल, था। मैं तो जानता और उसका हूँ। कनॉट प्लेस में ऑफिस था, क्योंकि एक लोगों का ड्रीम होता है, हम जैसे जो गांव से निकले हुए पत्रकार हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, हिंदी मीडियम से जो पढ़ करके सामने आए हैं, हम लोगों का सपना होता है कि हमें दिल्ली में कहीं कोई हाँ। जॉब मिल जाए। पहले हम छोटे छोटे अखबारों में काम करते रहे, रीजनल पेपर्स में काम करते रहे, तो हमारे लिए तो ड्रीम था कि कनॉट प्लेस जैसे स्थान पे किसी अखबार का दफ्तर है और वहाँ हमें काम करने का 8-9 साल मौका मिला। और मैं तो टचवुड आपको कहना चाहूँगा कि जिस ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ था, नाम नहीं लूंगा, ना, उस ग्रुप की मुझे इतनी भी सपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि आप, जब मैं नौकरी छोड़ रहा था वहाँ से, ये आज पहली बार बता रहा हूँ मैं किसी को बात, हाँ, इसीलिए पूछ हाँ, कि जब मैं नौकरी छोड़ रहा था वहाँ से, मेरा चैनल 2019 के बाद चलना शुरू हो गया था। हाँ, तो मैंने जब नौकरी वहाँ छोड़ने के लिए उनसे कहा, कोविड के समय में मैंने उन्हें मेल किया कि सर मैं अब सेवा नहीं दे सकता, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाओ ना, आपको रोक कौन रहा है। बाप रे बाप, इतना बढ़िया। हाँ, उन्होंने कहा आप हमारे कम होता है हमारा सर? हाँ, कि आप हमारा इंटरनेट यूज करो, हाँ। हमारे ऑफिस में आप बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी क्यों छोड़ रहे हो ये बताओ। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि अब मैं उस मकाम पे आ गया हूँ, बच्चे भी अब संभल गए हैं, बड़े हो गए हैं, कि अब मुझे रोजाना जो है वो एक नौकरी होती है कि 40-50 हज़ार रुपए की एक नौकरी बनी रहे, तो एक सिक्योरिटी होती है इंसान को, कि मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। इसलिए मैं अब नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और अपने इस प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहता हूँ, जो मुझे एक इंडिपेंडेंट मीडिया के रूप में काम करने का अवसर दे रहा है। और देखिए, आप तो जानते हैं कि हम यूट्यूब पे आए हैं, तो उस सैलरी से 3-4 गुना तो हम वैसे ही कमा लेते हैं। नहीं, सैलरी को साइड कर लेते हैं, लेकिन वो एक मंच भी बहुत बड़ा मिला। वही जो हर्ष कुमार, ग्लोबल हर्ष, हाँ। और हर्ष की बात लाइव, ये जो 3 चैनल आज जहाँ पे पहुंचे हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कहते हैं, आपने बोला ना कि राष्ट्रवादी यूट्यूबर ही असली फेस है राष्ट्रवाद के, बाकी अब कुछ देखिए, मैं चैनल वालों को मैं इसलिए नहीं कह सकता, चैनल वाले हर चुनाव के साथ बदल जाते हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, हाँ। 240 सीट आई, रजत शर्मा जी के पलटते हुए तेवर देखिए आप, उसमें थोड़ा ज्यादा। रजत शर्मा को लेके कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोल देता हूँ, कई ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ उनका, कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये दावा करते हैं कि वो इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या जो ये मीडिया में जो लेफ्ट लॉबी है इसको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रजत शर्मा को सब उसमें क्लीन चिट दे देते हैं। मैंने ये सवाल तब उठाया था जब 14 पत्रकार बैन किए गए थे इंडिया अलायंस के द्वारा, हाँ। याद है आपको, ये लिस्ट आई थी, तो मैंने कहा था आपने रजत शर्मा के चैनल के एक एंकर को आपने बैन किया है, हाँ, उसी में ही खेलता, हाँ, उसी में सारा खेलता आपने। भाई आपको पता है कि रजत शर्मा तो बीजेपी वालों का दोस्त है, हाँ। एबीवीपी से आता है, अरुण जेटली का मित्र रहा है, बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट करता रहा है ना, आपने उसे क्यों नहीं बैन किया? हाँ। ये वो लोग हैं जो दोनों जगह अपने पास से रखते हैं, जिसकी बनी उसकी, मतलब मुझे नहीं पता कि ये रजत शर्मा क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो संभावना ही नहीं है कि इनको हम नहीं, टेस्ट कर नहीं, सकें। टेस्ट अभी तो मोदी जी कहीं जा नहीं रहे 10 साल तक, तो ये संभावना कुछ नजर नहीं आ रही है। लेकिन हकीकत बात यही है कि समय समय पर उनके बारे में इवन हमारे जो दर्शक हैं जो कमेंट लिखते हैं वो भी कह देते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी के लेके बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है रजत शर्मा के मन में। और जब जामा मस्जिद के ऊपर बुखारी नमाज वो ईद की इफ्तार पार्टी देता है, तो मुख्य अतिथि वहाँ रजत शर्मा होते हैं। रजत शर्मा थे, इसीलिए वो मैंने उठा के बोल दिया कि हम लोग बोल देते हैं। आखिरी क्वेश्चन सर इस पूरे हिस्से का, वो क्वेश्चन जयपुर डायलॉग्स के अभी फॉर्म पे रखा था, लेकिन कुछ कारणवश वो मैं लास्ट लेते रहते रह गया। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की पॉलिटिक्स पे आते हैं, प्रशांत किशोर ने कहा है जो अगला प्रधानमंत्री होगा ही विल बी मोर हार्ड लाइनर होगा, जो कि नरेंद्र मोदी इनसे भी ज्यादा कट्टर होगा, कहने का मतलब ये होगा। एकदम हार्ड। देखिए, अगर वो कट्टर नहीं होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनेगा, अगर इस प्रकार का। देखिए, और मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, ऑब्वियस सी बात है, 2-3 नाम चलते रहते हैं, योगी जी का, हेमंत बिस्वा शर्मा का, ये सब लोग नाम लेते रहते हैं, लेकिन वो कोई भी हो उसे इसी लाइन पर चलना होगा और उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा। देखिए, जब मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी बने तो इस देश में लोगों को प्रधानमंत्री को बोलते हुए देखने की आदत ही खत्म हो गई थी।
कि हमारा प्रधानमंत्री भी कोई बोलेगा, है। हाँ। हाँ, क्या होता था वो 15 अगस्त पे बोलते थे, पढ़ा हुआ बोलते थे। मोदी जी तो पढ़ के ऐसे बोलते नहीं है, वो नोट बनवा के लाते थे। मनमोहन सिंह तो वो इंग्लिश में आके पढ़ देते थे। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के इतने साल भी बाद भी लाल किले के प्राचीर से इंग्लिश में स्पीच दी जा रही है। सोचिए इससे सर। बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। ये डिबेट में भी बात उठी थी मतलब वहाँ पे। आप ये सोचिए सर, ये ओमकार चौधरी जी ने डिबेट में बात उठाई नहीं, थी सर। कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा अब ये तय हो गया है वो हिंदी भाषी होना जरूरी है। नहीं सर, आप ये देखिए सर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, मतलब ये पूरा जो हिंदी हार्टलैंड जिसको कहा जाता है, उसको किस प्रकार से डिमीन कर दिया गया कि तुम्हारी बात तो बोली भी नहीं जाएगी, सुनना है अंग्रेजी में सुनो तुम लाल किला से, हाँ। तुम तो हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उसमें सपोर्ट करने वाले लालू जैसे लोग थे ना, वो करवा नहीं पाते थे। गुजराल में पीएम बनी। हाँ, वो जैसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि वो जो है गुजराल जो है वो खेनी रगड़ता था। अरे उसे- वो सत्य किस्सा है। मैं सुनिए सर, एक बहुत बड़े नेता हुआ और बहुत बड़े बिहार के मंत्री थे। तो एक विवाह का कार्यक्रम था और वहाँ सब लोग अटेंड करने गए थे। तो हुआ एक भाई, आप जा क्यों नहीं रहे, लालू जी की पार्टी के, यहीं इतने बड़े नेता हैं। तो बोले बगल में पीकदान रखी हुई है, उस आदमी का भरोसा नहीं, पीकदान हमसे भी उठवा लेगा, सारी इज्जत धरी की धरी रह जाए। हाँ। तो ये जो एक टेरर कहते हैं, ये मानसिक टॉर्चर था सर, हाँ। कि किसी के हाथ में है बड़ा बाबू, अपने आप को बड़ा आइए समझ रहे हैं, खैनी ठोकी। वो दौर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और आप समझिए कि 1989 से वो शुरू हुआ और ये अच्छा, ये वाला 2014 तक ही चलता रहा। यूपी में भी था, मुलायम राज में भी इस तरह की चीजें थी क्या? नहीं, देखिए मुझे पता नहीं वो किस तरह से करते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव में जो है वो उतनी तो सेव होती नहीं थी लोगों की। वहाँ पे अधिकारी भी डरते थे। हाँ। और जैसे अभी वहाँ डिबेट में भी चर्चा हो रही थी कि वो अमिताभ जी बता रहे थे कि जो क्रिमिनल्स है उनके वो हथियार लेकर के घूमते थे और जब उनके घर पे छापे पड़ते थे तो वो कहते थे कि यार बताओ, हम तो तोप मंगवाने की सोच रहे थे, आप छोटी सी गन पे हमें पकड़ लिए हो। तो इस तरह के जब लोग होते हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा वाइंड अप करने से पहले जी, वो अभिषेक के शो से ही हम आज इसकी शुरुआत करने वाले हैं कि हम लोग पत्रकारों में एक डर भय लगातार बना रहता है, खासतौर से हमारे जैसे जो इंडिपेंडेंट मीडिया है जिसका कोई रखवाला नहीं है, हम सब कुछ खुद ही हैं, संपादक भी हम ही हैं, हाँ, एडिटर भी हैं, सब कुछ हम ही हैं। उस पर एक बड़ा एक आजकल खतरा मंडराता रहता है FIR होने का कि साहब FIR हो गई और नोटिस लो। आप जानते हो कि हाईकोर्ट में भी जाओगे तो 2-2.5 लाख रुपए फीस होती है। हाँ बिल्कुल। एक दिन की 1-1 लाख रुपए फीस लेते हैं वकील, और सुप्रीम कोर्ट में तो आपकी एंट्री आपको संभव ही नहीं है। अगर आप कोई किसी टॉप लॉयर को नहीं जानते तो आप पैर भी नहीं रख सकते। तो वो स्थिति है। तो मैं अभी सभी जो यूट्यूबर कम्युनिटी के हमारे दोस्त हैं, हमारी बिरादरी के जो लोग हैं, उन सबसे मेरा निवेदन यही है कि ज़्यादातर जो नोटिस आते हैं वो आते हैं कि साहब आपने हिंदू मुस्लिम ये शब्द यूज किए, मुसलमानों ने ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने ये कहा, अभी अश्वनी उपाध्याय जी ने मेरे से कहा कि हर्ष जी आप अपने चैनल के माध्यम से आज एक नैरेटिव शुरू कीजिए कि आज से हम मुसलमान नहीं कन्वर्टेड हिंदू कहेंगे। और आप समझिए कि जो कन्वर्टेड हिंदू अगर आप उन्हें कहना शुरू कर देंगे तो फिर घर वापसी 5 साल के अंदर शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज से मैं भी इस प्रॉमिस को मान लेता हूँ कि सेफ कन्वर्टेड रहोगे। अच्छा, एक और चीज, यूपी में और बिहार में एक नया चैनल संभवतः रिलीज होगा, गोदी मीडिया, और हम और ये दोनों साथ अरे में वो मैंने मजाक में कहा नहीं, मैं बहुत serious हूँ। लेकिन होना मैं ग्राउंड चाहिए। रिपोर्टिंग हम करूंगा, डरते नहीं है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा और उसके पीछे अब अभिषेक तिवारी शो का लोगो नहीं होगा, गोदी मीडिया का लोगो होगा, हर सर के चैनल पर जाएगा, यूपी इलेक्शन में जाएगा और खुल के करूंगा। लो इन्होंने सीरियसली ले ली हमारी मैं बहुत बात। serious प्रदीप हूँ। भंडारी जी भी कह रहे थे कि आइडिया आपका बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सीरियसली ले रहा हूँ और बहुत जल्दी गोदी मीडिया यूट्यूब चैनल लॉन्च होगा और पूरे देश में, शानदार लोगो और शानदार लेआउट के साथ। हाँ, शानदार लोगों, शानदार लेआउट के साथ, तो पूरे देश भर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। हर सर उसको इंडोर में और यूज सारे करेंगे। गोदी मीडिया के जो एंकर्स और वो हैं पत्रकार, उन सबको बुलाएंगे। हमको बुलाएंगे खुल के गोदी मीडिया हाँ, बाजी। एक कॉन्क्लेव भी करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।